जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात के हवाले से अगरचे सियासी सरगर्मियाँ जारी है, वही इंजीनियर रशीद की रिहाई के बाद जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट बयानात आए हैं और उससे लगता है कि कहीं ना कहीं सियासी जमातों के अंदर हलचल मच गई है। लेकिन इस सारे मुद्दों को लेकर जो है हम आज बात करना चाहेंगे। सीनियर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है मोहम्मद इकबाल साहब, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंजीनियर रशीद की रिहाई के हवाले से ये इस वक्त जो सियासी उथल पुथल चल रही है इसको तोड़ करने के हवाले से है या फिर लोगों को सियासी जमातों से बाखबर करने के हवाले से या फिर लोगों को वोट डालने के हवाले से की जा रही है। इकबाल साहब, आप मुझे बताइए कि इंजीनियर रशीद की रिहाई के हवाले से अगर हम बात करें या फिर अगर मेन मुद्दा अगर हम देखेंगे, 18 सितंबर को साउथ कश्मीर के अंदर वोट डाले जाएंगे और इंजीनियर रशीद की रिहाई के हवाले से आप हमें बताइएगा कि इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है और इसके साथ साथ जमात इस्लामिया का जो बड़ा एक वोट बैंक साउथ कश्मीर के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, उसके पेश नज़र आप अपनी राय दे सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, मैं समझता हूँ कि जो अभी 18 तारीख को इलेक्शन होने वोट डालने जा रहे हैं, 18 तारीख को जो वोट डालने जा रहे हैं यहाँ पे साउथ कश्मीर के कुछ सीटों में और जम्मू के कुछ क्षेत्र में, मैं समझता हूँ कि आज का जो वोट है और आज का जो वोटर है, मेरे हिसाब से, मेरे दानिस्त से 1987 के इलेक्शन के बाद पहली बार यहाँ का वोट मुसलमान हो गया है। पहली बार यहाँ के वोट को दाढ़ी आई है। वोटर की बात छोड़िए आप, मैं वोट की बात कर रहा हूँ। पहली बार यहाँ के वोटर को फतवा नहीं दिया जाएगा, ये मर्तद है। ये पहली बार हो रहा है। यही एक खूबसूरती है जमहूरियत की। जमहूरियत की इस खूबसूरती के वजह से आज जमात इस्लामी वोट ये इलेक्शन प्रोसेस में है। जमात इस्लामी आज वोट डालने के लिए लोगों को उकसा रहे या मना रहे हैं। जिन लोगों ने जमात इस्लामी के बगैर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कुछ सीनियर लीडर आ गए हैं। अभी कल ही सुनने को आया ये अफजल गोरो साहब का भाई भी इलेक्शन लड़ने उसने भी फार्म भरा है। या इस तरह के बहुत सारे लोग, ये बरकाती सरजान बरकाती का फॉर्म एक जगह पे रिजेक्ट हुआ, दूसरी जगह पे एक्सेप्ट हुआ। क्या एक ड्रामा किस तरह क्या हो रहा है अलग बात है, लेकिन वोटर को आज के डेट में तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वोटर को आज के डेट में ये ख़तरा नहीं है कि मैं बाहर निकलूँ और मुझे मार दिया जाएगा। वोटर को ये ख़तरा नहीं है आज मैं वोट डाल के बाहर निकलूँ, कोई मुझे इल्ज़ाम देगा हिंदुस्तानी बन गए हो, गैर मुस्लिम बन गए हो, मर्तद हो गए हो। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पहली बार 1987 के बाद वोट मुसलमान हुआ है, वोट ने दाढ़ी रखी है और वोट आज टोपी बाज भी है। आज के वोटर के पास टोपी, आज का वोट जो है वो टोपी बाज भी बन गया है। तो मैं समझता हूँ, आपने बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, इंजीनियर रशीद साहब के आने से डेफिनेटली एक इम्पैक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली एक वोटर जो इंजीनियर रशीद के एक्सप्रेशंस के साथ है, जो उन जज्बों के साथ है, वो एनकरेज हुआ है। कल के इंजीनियर रशीद की रिहाई के वजह से वो एनकरेज हुआ और मैं समझता हूँ ये एनकरेजमेंट बिल्कुल बेहतर है, डेमोक्रेसी के हक़ में है, जमहूरियत के हित में है। लोग एनकरेज हो के वोट डाले, अच्छी बात है। लोग कल ये इल्ज़ाम ना दे कि हमें वोट नहीं डालने दिया गया, हमें वोट से रुकाया गया, हमें इलेक्शन लड़ने से रुकाया गया। इकबाल साहब, आप मुझे बताइए कि जमात इस्लामिया एक वक्त में हलाल और हराम के हवाले से वोट को देखते थे और बाइकाट रहा है। 10 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं और साउथ कश्मीर में कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। और दूसरी बात मेरी ये है कि इंजीनियर रशीद के हवाले से साउथ कश्मीर के अंदर आज बहुत बड़ी एक रैली है। आपको लगता है कि ये एक मेजर डेवलपमेंट या मेजर चेंज हो सकती है? बिल्कुल एक डेवलपमेंट है, एक चेंज है। इंजीनियर रशीद का मैदान में आना ही बज़ात खुद एक चेंज है। इंजीनियर रशीद साहब को
किन सर्कमस्टेंसेस में रिहा किया गया या पेरोल पे रिहा किया गया, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। लेकिन फाइनली इंजीनियर रशीद को कब तक ये जेल रख सकते हैं, कब तक ये जेल में रख पाते, क्योंकि कल ही नॉर्थ कश्मीर के 5 लाख के करीब 4.5 लाख के करीब वोटरों ने उस पर एतमाद ज़ाहिर किया हुआ है। तो ये भी एक डेमोक्रेसी की खूबी ही है कि इंजीनियर रशीद साहब को पेरोल पे रहा किया गया और इंजीनियर रशीद कंपेन कर रहे हैं। उनके कंपेन का इफ़ेक्ट होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जज्बाती तौर पे चार्ज किया जाता था और बाद में, जैसा कि आपको पता है 2015 का जो इलेक्शन हुआ, जब 2016 में फिर गवर्नमेंट बनी पीडीपी और बीजेपी की, तब भी साउथ कश्मीर को इमोशनली चार्ज किया गया था कि आपको जो मुफ्ती साहब को वोट देना है वो वोट बीजेपी के खिलाफ वोट है। लेकिन बाद में आपको भी पता है कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाई और किस तरह उन्होंने बीजेपी को गले लगाया। फिर दोबारा महबूबा जी ने, चलो उनके बाप से मान भी लेते हैं कि उनके बाप से गलती हुई थी, लेकिन वालिद साहब के गुजरने, मुफ्ती साहब के गुजरने के बाद कम से कम महबूबा मुफ्ती को, जो आज वो माफ़िया मांग रहे हैं, तब उसको माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि मेरे बाप से गलती हुई, मैं अब उनके साथ नहीं जाऊंगी। तो ये सारा इमोशनली, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो इमोशनल कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको इमोशनली चार्ज करने में इंजीनियर रशीद साहब का बिल्कुल और बेहद रोल रहेगा। इकबाल साहब, सियासी तौर अगर देखा जाए कि उमर अब्दुल्ला की बात करें या फिर महबूबा मुफ्ती की बात करें, वो आरोप लगाते हैं कि इलेक्शन डेट नज़दीक आने पर ही इंजीनियर रशीद को रिहा किया गया ताकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस इलेक्शन में हार हासिल होगी। देखिए, जो हारने वाला होता है उसको बहाने तराशने की बहुत ज़रूरत होती है। मैं ये समझता हूँ कि शेख अब्दुल्ला साहब ने जिस तरह जेल से रिहा होने के बाद यहाँ पे हज़ारों लोगों के मजमे को तकरीर किया था, हज़ारों लोग उससे मिलने आए थे, मैं आज ये समझता हूँ कि इंजीनियर रशीद साहब को भी जिस तरह ये जेल में रखा गया है, उस तरह इंजीनियर रशीद साहब का भी एक वालेहाना इस्तकबाल हो रहा है। इंजीनियर रशीद साहब का एक जो खूबी है, उसमें हज़ार खामियां हो सकती हैं, लेकिन एक खूबी इंजीनियर रशीद साहब की ये है, वो ग्रास रूट लेवल के वोटर से जुड़ा हुआ है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ग्रास रूट लेवल वाले वोटर से नहीं जुड़ा है, वो ग्रास रूट लेवल के वोट से दूर भाग गया है। उनके दरमियान की जो डिफरेंस है वो बहुत बढ़ गई है। अब ऐसे हालात में क्या करना है? ऐसे हालात में तो शोशाबाजी होनी चाहिए, ऐसे हालात में झूठ को तो फैलाना ही है। आपने कल ही देखा होगा, कल परसों जब एक बीजेपी वालों के एक चिट्ठी को यहाँ पे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया गया कि बीजेपी वाले चाहते हैं कि वो इंजीनियर, मतलब ये एक शोशाबाजी और इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। कहीं ना कहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी 2002 के हालात ढूंढ रहा है। कहीं ना कहीं पीडीपी आज भी 2002 के हालात ढूंढ रहे, जब वो टर्नओवर सिर्फ 5% श्रीनगर सिटी में हुआ था। श्रीनगर सिटी में सिर्फ 5% वोटर टर्नओवर, ये वही हालात चाहते हैं, इनको वो हालात चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को आम लोगों का वोट में हिस्सा लेना खटकता है। उनको प्रॉब्लम है, ज़्यादा वोट आ जाएंगे तो उनके परेशानियां ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो इसलिए उन्हें कोई भी शोशा बोलने की पूरी आज़ादी है, जमहूरियत है, बोलना चाहिए उनको, जिस तरह उनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी आए करें। लेकिन 8 अक्टूबर को वोटर का फैसला हम सब के सामने होगा, जिसने जिसको वोट दिया होगा वो उतना ही शादमान होगा। इकबाल साहब, आप मुझे बताइए कि पार्लियामेंट इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें नॉर्थ कश्मीर के हवाले से, तो नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो है इंजीनियर रशीद ने भारी मार्जिन से जीत हासिल की, और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी को लगा, या पीडीपी के हवाले से बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करें, तो वो नज़र नहीं आए किसी जगह। और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है इंजीनियर रशीद की रिहाई हुई है। अगर देखा जाए कि बहुत सारे हुर्रियत लीडरान जेल के अंदर बंद है, शबीर अहमद शाह की बात करें, नईम अहमद खान साहब की बात करें, या फिर बिटा कराटी या फिर यासीन मलिक के हवाले से हम बात करें, वो अभी भी, हालांकि जो एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ के चार्जेस है, टेरर फंडिंग के हवाले से जो है चार्जेस है, और बिल्कुल 2008 के हवाले से 2016 के हवाले से बिल्कुल एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ के हवाले से चार्जेस इनके ऊपर लगे हुए थे। लेकिन सिर्फ इंजीनियर रशीद को क्यों रिहा किया गया?
देखिए मैं ये भी समझता हूँ कि जमहूरियत की कुछ लवाजमात और कुछ ज़रूरियात भी होते हैं। इंजीनियर रशीद साहब ने, इंजीनियर रशीद के बच्चों ने पिछले बार, या उनके जो कामरेड्स है, मेन अरश ये फिरदौस है, इनाम है, या खुद खुर्शीद है, उन्होंने अनथक कोशिश की, अनथक मेहनत की और डेमोक्रेसी में हिस्सा लिया उन्होंने। और दूसरा, इंजीनियर रशीद के साथ इख्तिलाफ हो सकते हैं, इंजीनियर रशीद को टेरर फंडिंग या दूसरी चीज़ों के जो चार्जेस सब के हैं सेम हो सकते हैं, लेकिन नवीयत कहीं ना कहीं पे डिफरेंट है, क्योंकि इंजीनियर रशीद लेजिस्लेटर रहा है। इंजीनियर रशीद ने इससे पहले भी जमहूरियत में हिस्सा लिया हुआ। आज जो हुर्रियत लीडरान ये मैदान में आते हैं, उनमें और इंजीनियर रशीद साहब में ये डिफरेंस है, ये बड़ी डिफरेंस है। दूसरा, अब अगर टेरर चार्जेस सेम है तो शबीर शाह को क्यों नहीं रिहा किया गया, नईम खान साहब को क्यों नहीं रिहा किया गया? मैं समझता हूँ उनको भी रिहा कर दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ कश्मीर से शबीर शाह के लिए, नईम अहमद खान के लिए, यासीन मलिक के लिए, या इस तरह के जो हज़ारों हैं उनके लिए कोई कैंपेन चली, उनके लिए कोई यहाँ पे धरना हुआ, कोई सिग्नेचर कैंपेन चली, कोई साइलेंट मूवमेंट उनके फेवर में चली? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि जिस तरह नॉर्थ कश्मीर ने एक पहल की इंजीनियर रशीद को पेरोल पे ही बाहर लाने की, मुझे लगता है कि अगर यहाँ के जो कश्मीरी है, जो मेन कश्मीरी है, या जो लीडर यहाँ पे है, जो आज हुर्रियत या ये दूसरे जमातों के वारिस अपने आप को समझते हैं, मुझे लगता है जमात इस्लामी की तरह उनको भी KLF लिबरेशन फ्रंट को भी सामने आना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए। मुझे लगता है शबीर साहब की जो डेमोक्रेटिक लिबरेशन फ्रंट था या कुछ और था, जो भी था, उनको सामने आके इलेक्शन लड़ना चाहिए था, सो दैट उनकी भी जो पिटिशन है, जो पार्लियामेंट के सामने है या जो सुप्रीम कोर्ट में है, वो भी कहीं ना कहीं पे मजबूत होगी। अभी ये समझा जाता है, मैंने कहा कि जमहूरियत की कुछ ज़रूरियतें भी होती है, कुछ मजबूरियां भी होती है। जब तक यहाँ से उनके लिए कैंपेन नहीं चलेगी, उनकी रिहाई उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होगी। मुझे लगता है जो उनके सिंपथाइज़र है, जो उनके दोस्त है, उनको बाहर आना चाहिए, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, या इलेक्शन के बगैर भी पीस मूवमेंट में हिस्सा लेना चाहिए, उनको पुरअमन तरीके से जदोजहद करनी चाहिए, सो दैट उनके लीडरान भी बाहर आए। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ, अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके तरफ से कोई, उनके पीछे उनका कोई है। तो आगे देखते हैं, शायद असेंबली इलेक्शन के बाद वो भी एनकरेज हो के उनको बाहर लाने के लिए कोई ना कोई तकदो कर लेंगे। इकबाल साहब, आप मुझे बताइए कि आर्टिकल 370 हटने के बाद LG साहब की सरकार रही है, यानी कि LG साहब का रोल रहा है, और आपको क्या लगता है कितना इम्पैक्ट मिला कश्मीरी आवाम को, मतलब कितना फ़ायदा मिला, और इसके साथ साथ जो सरकार बनने वाली है इलेक्शन के बाद, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, और आने वाले दौर में कश्मीर के लिए कितना अच्छा माहौल जो है वो फराहम हो सकता है? पिछले 5 साल में जिस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा कमी यहाँ के लोगों ने महसूस की, वो ये थी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। लेकिन उसके बगैर मैं ज़ाती तौर पे ये कहूँगा कि मैं डेफिनेटली खुश हुआ हूँ ये 5 अगस्त के बाद। डेफिनेटली मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैंने कोई कत्ल होते हुए नहीं देखा 5 सालों में। मैंने श्रीनगर के सड़कों को लालाजार होते हुए नहीं देखा। मैंने गरीब लड़कों की आंखें ख़राब होते नहीं देखी। तो मैं इसलिए खुश हूँ कि हम ज़िंदा रहेंगे, मूवमेंट चला सकते हैं, हम ज़िंदा रहेंगे, हमारे आंखों में रोशनी रहेगी, हम ज़िंदा रहेंगे, ज़िंदा कौम की तरह स्ट्रगल कर लेंगे तो शायद बात बन जाएगी। लेकिन अगर गोली का शिकार बने, पैलेट गन के शिकार बने, PSA के शिकार होंगे तो हमारी आवाज़ दब सकती है। तो मैं समझता हूँ कि पिछले 5 साल में यहाँ पे कत्ल गारत नहीं हुई, एक बड़ी अचीवमेंट है, और ये कत्ल गारत आगे भी ना हो इसकी उम्मीद की जा सकती है। मैं समझता हूँ यहाँ पे डेवलपमेंट को लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अच्छा काम किया है, सड़कें बनी है, दूसरी चीज़ें। मैं समझता हूँ इसमें इलेक्शन के बाद रिवर्स गियर नहीं लगेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि एक सही तरीके में नौजवानों को रोज़गार मिला है, कम लोगों को मिला है, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मिला है जिसकी उम्मीद की जाती थी, लेकिन जितनों को मिला है 100% मेरिट पे मिला है। मैं समझता हूँ कि आगे असेंबली बनने के बाद, यहाँ का CM बनने के बाद रोज़गार हकदार को मिले, जो हक रखता है, जो मेरिट में आता है।
मेरिट के बगैर जो बैकडोर से एंट्रियां होती थी पहले वाले सरकारों में, मैं समझता हूं आगे वो नहीं होनी चाहिए और आगे वो नहीं होंगी। ये थे मेरे साथ इकबाल साहब। आपने जाना कि सारी जो पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से अगर हम बात करें, इन्होंने अपनी बात आगे रखी, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्टिकल 370 के बाद काफ़ी सारी तब्दीलियाँ कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिली। अमन बहाल हुआ, रोज़गार अगर किसी को नहीं मिला, लेकिन कोई कत्ल गारत यहाँ पर नहीं हुआ, कोई PSA नहीं लगा, लेकिन इंजीनियर रशीद की रिहाई के हवाले से जो है एक नई रेवोल्यूशन यहाँ पर पैदा हुई है। जमात इस्लामिया के हवाले से अगर हम बात करें, वो भी अभी मैदान में लोगों के पास वोट डालने के हवाले से आगाही देते हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो जेलों में नज़रबंद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडरान हैं, शब्बीर अहमद शाह, यासीन मलिक, नईम अहमद खान, बिट्टा कराटी, क्या उनके साथ केंद्र सरकार इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए हवाले से जो है बात करेगी? क्या अमन का माहौल जो है ये फिर से एक मजबूत राह के ओर आगे बढ़ सकती है? ये अब देखने वाली बात है। लेकिन असेंबली इंतखाबात 2024 के हवाले से अगर हम बात करें, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर के साथ साथ सेंट्रल कश्मीर, श्रीनगर के अंदर